सृष्टौ या सर्वरूपा जगदवनविधौ पालिनीं या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा अस्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसारादितालङ्करोतु। अस्यां कक्षायाम् उपस्थिताः ज्योतिष कर्मकांड वास्तुशास्त्र मर्मज्ञाः पंडित राम सेवक शुक्ल महाभागाः अन्ये च सर्वे ज्ञाता ज्ञात विद्वांसः ये स्वकीयं महत्वपूर्णं समयं निसार्य अत्रोपस्थिताः वयं सर्वे अनुगृहीताः भूयो भूयः स्वागतं व्याहरामः। अधुना पंडित राम सेवक शुक्ल महाभागान् आह्वयामि स्वसारगर्भित विचारैः प्रदत्तवन्तः। पंडित राम सेवक शुक्ल महाभागा। अब मैं पंडित राम सेवक शुक्ल जी से निवेदन करता हूँ कि आए और अपना वास्तु सम्मत वास्तुशास्त्र विषयक भाषण विचार प्रस्तुत करें। पंडित राम सेवक शुक्ल। एनजीबी विश्वविद्यालय प्रयागराज के संस्कृत एवं ज्योतिष विभाग के विभाग अध्यक्ष माननीय प्राचार्य पंडित डॉक्टर पाठक जी को विनम्र प्रणाम करते हुए, साथी छात्र जो इस क्लास से जुड़े हैं उन सबों को भी नमस्कार बोलते हुए, हम वास्तु के विषय में आज तीसरा दिन आप लोगों के सामने कुछ नए विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम वास्तु के अनुसार एक स्टैंडर्ड वास्तु निर्माण की चर्चा किया। वास्तु निर्माण के बाद अर्थात भवन निर्माण के बाद उस भवन में कहाँ क्या रहना चाहिए और कैसे रखा जाना चाहिए उस पर भी विचार किया। भवन के बाहरी हिस्सा में किस किस प्रकार के, जैसे जल, जैसे पेड़, जैसे बड़े मकान माने उच्च भवन, इन सबों से होने वाली समस्याएं या सुविधाओं के बारे में भी आपसे चर्चा किया। वास्तु के भीतर, निर्माण के भीतर निवास करने वाले व्यक्तियों के द्वारा प्रतिदिन जो परिवर्तन या जो दिक्कतें सामने आती है उन सबों के समाधान के लिए भी दो चार उपाय हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। सब मिलाकर वास्तु का एक सामान्य ज्ञान हम आपके सामने अभी तक रख चुके हैं। आज हम एक निर्माण के बाहर मुख्य द्वार से संबंधित विषय पर आपसे विचार करेंगे। वास्तु शास्त्र के अनुसार गृह निर्माण के सारे प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण विषय है मुख्य द्वार। मुख्य द्वार एक ऐसी स्थान है जिस स्थान के माध्यम से उस गृह में, उस निर्माण में सकारात्मक शक्ति का प्रवाह होता है। हम आपसे पहले ही विवेचना कर चुके हैं, इस विषय को आपके सामने रख चुके हैं कि वास्तु चक्र जो है वो मूलतः ऊर्जाओं का नियमितीकरण का एक विज्ञान है। यदि हम दरवाजा, मुख्य द्वार को मूल स्थान के जगह पर अन्य स्थानों पर जहां रहना चाहिए, यदि वहां न रखे दूसरे स्थान पर स्थापन करेंगे तो उस वास्तु सम्मत व्यवस्था में भी अव्यवस्था उत्पन्न होगा।
इसलिए मुख्य द्वार से संबंधित विषय को एक वास्तु शास्त्री को समझना होगा। पूरब की दिशा, पश्चिम की दिशा, उत्तर की दिशा या दक्षिण की दिशा, किसी भी दिशा में वो घर हो, उसका ओपनिंग जो है, उसके सम्मुख भाग जो भी दिशा में हो, हमारे शास्त्रकारों ने उन दिशा में कहाँ शुभ होगा मुख्य द्वार, उसकी चर्चा शास्त्रों में विधिवत कर रखे। एक वास्तु शास्त्री को यह समझना होगा कि यदि पूरब दिशा में है तो पूरब दिशा में कहाँ मुख्य द्वार लगाया जाए, पश्चिम दिशा में है तो पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार कहाँ हो, यदि दक्षिण दिशा में है तो दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार कहाँ रखा जाए, उत्तर दिशा में है तो उत्तर दिशा में मुख्य द्वार कहाँ रखा जाए। इस विषय की भी सामग्रिक रूप से एक वास्तु शास्त्री को अपने दिमाग में इस बात को रखते हुए वास्तु का निर्माण के परिकल्पना तैयार करना है या तैयार करना चाहिए। हम वास्तु निर्माण के क्रम में मुख्य द्वार से संबंधित विषय पर ज्योतिर्विदाभरणम नाम के ग्रंथ का एक श्लोक का उल्लेख करना चाहेंगे। नवभागम गृह कार्य पयम भागम तु दक्षिणे त्रिभागम उत्तरे कार्य शेष द्वारम विनिर्दिशेत। इसके अर्थ होता है गृह भित्ति का 9 भाग करके 3 भाग बावें छोड़ दिया जाए तथा 5 भाग दाहिने छोड़कर शेष बीच वाले अंश में मुख्य द्वार या दरवाजा की स्थापना करनी चाहिए। ज्योतिर्विदाभरणम शास्त्र ये कहता है कि यदि आप उत्तर की दिशा में घर बना रहे हैं, निर्माण किए हैं या कर रहे हैं, तो आपको उत्तर दिशा पर उस पूरे भित्ति, वो पूरे जमीन को उस उत्तर दिशा की जो जमीन की परिमाप है उसको 9 भाग से बांट दीजिए। एक एक भाग को एक एक प्रकोष्ठ समझिए। बावें और 3 लेफ्ट साइड में 3 प्रकोष्ठ को छोड़ दीजिए, दाहिने और 5 प्रकोष्ठ को छोड़ दीजिए। जो छुटा हुआ मतलब चौथा जो प्रकोष्ठ है उस प्रकोष्ठ में उत्तर दिशा की मुख्य दरवाजा होना चाहिए। आप जानकर खुश होंगे, आनंदित होंगे कि इस द्वार का नाम भल्लाट देव का द्वार कहा जाता है। और यदि आप भल्लाट द्वार को समझ गए, यदि भल्लाट द्वार का निर्माण उस गृह के लिए कर दिए तो वो एक स्वर्ग है, पृथ्वी में वो स्वर्ग के रूप में स्थापित है होगा। सारे सुख, सारे समृद्धि, सारे निरोगता, उस घर के सारे बच्चों का भूत भविष्य वर्तमान सारे सुधर जाएंगे। उस घर में धन के समृद्धि, धन के आवक वगैरह सारे कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। भल्लाट देव की कृपा से उस गृह एक स्वर्ग में कल्पना वाले गृह जैसे बन जाता है। मूल विषय यह है कि उत्तर दिशा को माने कोई भी दिशा में ज्योतिर्विदाभरणम शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार यदि आप पूर्व दिशा में करते हैं, पूर्व दिशा में यदि उस घर के मुख है, यदि फेस पूरब में है, तो वहां भी वही करना है। बावें 3 प्रकोष्ठ 9 भागों से पहले भाग कर देनी है, 3 भाग बावें छोड़ देनी है, 5 भाग दाहिने छोड़ देनी है। जो हिस्सा बचा चौथा भाग, उस भाग में मुख्य द्वार बना। यदि ऐसा हम पूरब के ओर भी करते हैं तो पूरब की होने लगेगा। बारे में सामान्यतः प्रचलित कहा जाता है दक्षिण मुखी घर बहुत अच्छे नहीं। एक वास्तुशास्त्री के रूप में हम इस विषय के साथ अपने को एडमेयर नहीं करते। दक्षिण दिशा में बहुत ऐसे जमीन आदमी को प्राप्त होता है और शहरों में लाखों घर ऐसे दक्षिण दिशा में बना पड़ा है।
यदि वास्तुसम्मत तरीका से उस गृह का आप निर्माण करते हैं और यदि आप ज्योतिर्विदावरणम शास्त्र के उस सिद्धांत को फॉलो करते हुए दक्षिण दिशा में उसी रूप से एक बावें 3 पोर्शन छोड़ दिया जाए, दाहिने 5 पोर्शन छोड़ दिया जाए और बीच वाला जो चौथा हिस्सा है वहां मुख्य द्वार के निर्माण किया जाए, तो दक्षिण दिशा वाले गृह में भी, उस निवास में भी सारे सुख समृद्धि सौभाग्य मिलता रहेगा। ठीक इसी प्रकार से हम पश्चिम दिशा की भी स्थिति को तैयार कर सकते हैं। यहाँ भी ज्योतिर्विदावरणम शास्त्र के उस सिद्धांत को ही फॉलो करना है। यहाँ भी बावें 3 छोड़ना है, दाहिने 5 छोड़ना है और जो चौथा वाला स्थान है वहां मुख्य द्वार बनाया जाना चाहिए। यदि हम मुख्य द्वार की परिकल्पनाओं को ठीक से समझ जाएं तो ज्योतिष की वास्तु की सिद्धांत अनुसार जो आप निर्माण किए हैं उसमें 4 चांद लग जाएगा। सुखद दुनिया की स्थिति उत्पन्न होगी। उस गृह में निवास करने वाले समस्त जीव सुखद सौभाग्य समृद्धि के साथ आगे बढ़ेंगे और उस परिवार को हम तो यह कहते हैं कि सारे सुख से वह परिवार व्यवस्थित होगा। इसलिए एक वास्तु शास्त्री के रूप में आप जब प्रैक्टिस में चलेंगे तो आपको मुख्य द्वार के बारे में अपने दिमाग में इस बात को रखना होगा कि मुख्य द्वार के विषय जो है वह हमेशा दिमाग में रखना होगा कि मुख्य द्वार जो है वह शास्त्रानुसार ही हो। हमारे कहने के तात्पर्य यह है कि हमने इसके पहले आपको बताया था कि ईशान में जल करेंगे, अग्निकोण में आग जलाएंगे, नैऋत्य कोण में मालिक को रखेंगे और वायव्य कोण में गेस्ट रूम के रूप में स्थापित करेंगे या फैक्ट्री में उसको गोडाउन बनाएंगे। परंतु ये बात आपको जेहन में रखना पड़ेगा, ये सब के बावजूद भी ये मुख्य द्वार का बहुत बड़ा रोल वास्तु में है और वास्तु सम्मत निर्माण में मुख्य द्वार भी एक विशेष स्थान रखता है। हम आपको वास्तु से संबंधित ये जो द्वार की परिकल्पना है हमारे शास्त्रों के अनुसार उसके छोटा चर्चा आपके सामने करेंगे और हम उत्तर दिशा से इस विषय को प्रारंभ करना चाहते हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि 9 भागों में बांटना है, हमारे शास्त्र के आदेश है। बावें 3 छोड़ दिया जाए, दाहिने 5 छोड़ दिया जाए और जो बीच वाला हिस्सा बनता है और जो चौथा हिस्सा है वह मुख्य द्वार बनता है उत्तर दिशा के लिए। अब हम आपको एक एक प्रकोष्ठ जो 9 भागों में बांटा गया है, ये 9 भागों की भी एक एक नाम है और उससे क्या, यदि वहां दरवाजा बनता है तो क्या परेशानियां हो सकती है, हमारे शास्त्र उसकी चर्चा करता है। ज्योतिर्विदावरणम पुस्तक में ग्रंथ में इस बारे में व्यापक चर्चा है। अब हम आपको उत्तर दिशा की ओर आपके भावनाओं को ले जाना चाहते हैं। आप उत्तर दिशा की कल्पना करें और उत्तर दिशा के उस जमीन को 9 भागों में बांट दें। बांटने के बाद आप बावें लेफ्ट साइड से आप प्रथम प्रकोष्ठ के बारे में ध्यान दें। प्रथम प्रकोष्ठ को शास्त्र के अनुसार रोग प्रकोष्ठ कहा जाता है और रोग प्रकोष्ठ में मृत्यु बंधन की चर्चा हमारा शास्त्र करता है। कहने के तात्पर्य यह है कि यदि आप उत्तर दिशा के मकान बना रहे हैं और यदि प्रथम प्रकोष्ठ में लेफ्ट साइड से यदि आप 9वां भाग के प्रथम भाग में यदि आप द्वार का निर्माण करेंगे तो उस निर्माण से मृत्यु और बंधन होगा। बंधन मतलब आप जेल जा सकते हैं, आपके परिवार के सदस्य जेल में होगा और मृत्यु तुल्य या मृत्यु भी हो सकता है। तो हमारा शास्त्र कहता है कि उत्तर दिशा का प्रथम बावें साइड के जो प्रकोष्ठ है उसका नाम रोग है और उस रोग वाले क्षेत्र में यदि आप मुख्य द्वार बनाते हैं तो मृत्यु और बंधन जैसे कष्ट की आपके सामना करना पड़ेगा। हम वहां से अब थोड़ा राइट चलते हैं दूसरा प्रकोष्ठ में, जिस प्रकोष्ठ का नाम है नाग। नाग प्रकोष्ठ जो है वो शत्रु वृद्धि करता है। यदि दूसरा प्रकोष्ठ में उस निर्माण का मुख्य द्वार बना पड़ा है
तो निश्चित रूप से वहां शत्रु वृद्धि होने के चांसेस बनते हैं। उस परिवार के साथ शत्रुओं की वृद्धि के योग बनता है। अब हम तीसरा प्रकोष्ठ की चर्चा करेंगे। लेफ्ट से तीसरा, उसको हम मुख्य, हमारा शास्त्र उसको मुख्य द्वार कहता है। यह मुख्य मेन द्वार नहीं, उसका नाम ही मुख्य रखा गया, शास्त्र उसको मुख्य कहता है। यहाँ यदि हम मुख्य द्वार बनाते हैं तो पुत्र और धन के लाभ होता है। ये थोड़ा अच्छी बात है। यहाँ यदि मुख्य द्वार ये तीसरा पॉइंट में भी बना देते हैं, तीसरा प्रकोष्ठ में बनाते हैं, तो पुत्र वृद्धि हो सकती है, धन लाभ हो सकता है, ये अच्छी बात है। जो चौथा है, उत्तर दिशा की जो चौथा दरवाजा, जिसके मुख्य बात हम कुछ देर पहले भल्लाड़ देव के नाम लिए थे, ये चौथा दरवाजा है। हम छात्र बंधुओं से निवेदन करेंगे कि भल्लाड़ दरवाजा को आप पहचानिए। भल्लाड़ दरवाजा यदि उत्तर दिशा में आप बनाते हैं, विपुल लक्ष्मी की प्राप्ति आपको होगा, बहुत धन को आप प्राप्त करेंगे। माने उस गृह में इतनी धन आपको बहुत कई जगह दिखाई देता है कि इस घर में तो भाई धन इतना आता है कि कहने लायक नहीं। आप अब जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस घर के जो मुख्य द्वार है वो भल्लाट कोण में है, भल्लाट प्रकोष्ठ में है। तो भल्लाट जो है वो चौथा है। उस उत्तरमुखी जमीन का चौथा जो प्रकोष्ठ है उसको हम भल्लाट कहते हैं। और उत्तर दिशा के सर्वोच्च मुख्य द्वार जो है भल्लाट कोण में, भल्लाट वाले स्थान पर होना चाहिए। हम पांचवा जो प्रकोष्ठ है उसका नाम सोम रखे हैं, हमारे शास्त्र सोम कहता है। और यहाँ भी उन्नति की योग बनने की दिशा बताया जाता है। इसका मतलब ये है कि उत्तर दिशा में मुख्य, भल्लाट और सोम, ये तीनों दिशा, ये तीनों स्थान के यदि गृह के दरवाजा है, मुख्य दरवाजा है, तो यहाँ सुख और समृद्धि सौभाग्य प्राप्त होगा। परंतु भल्लाट वाले स्थान पर यदि मेन दरवाजा हो तो सुख में 4 चांद लग जाएगा। अब हम छठवा प्रकोष्ठ की बात करेंगे। हम दाहिने साइड में जा रहे हैं। तो इस प्रकोष्ठ का नाम सर्प है। सर्प में यदि हम दरवाजा स्थापित करते हैं तो पुत्रों से बैर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पुत्रों से बैर होगा यदि हम छठवा प्रकोष्ठ में दरवाजा बनाते हैं, मुख्य दरवाजा बनाते हैं। सातवां प्रकोष्ठ या 7वां कोष्ठ में यदि हम दरवाजा बनाते हैं, उसमें उस दरवाजा का नाम आदिति है और इसमें स्त्री दोष लगता है। ऐसे परिवार में स्त्रियों की संबंधित बदनाम इत्यादि 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 की योग बनता है। हम अष्टम जो प्रकोष्ठ है जो पूरब की दिशा की ओर जा रहा है, इसमें यदि हम दरवाजा बनाते हैं तो आप निश्चिंत हो जाए, दिमाग में भर लें कि ऐसे स्थिति में निर्धनता दिखाई देगा। निश्चित रूप से वो परिवार, वो व्यवस्था निर्धन होगा। 9वां प्रकोष्ठ एकदम पूरब दिशा में है। यदि आप उसको हम शिखी दरवाजा कहते हैं, शिखी दरवाजा वाले क्षेत्र में अग्निमय बना रहता है। इसी तरह मैंने उत्तर दिशा के बारे में ये बात आप लोगों को समझाया कि भाई देखिए इसको 9 भागों में बांटना है और 9 भागों में आपको 3 भाग बावें छोड़ देना है और 5 भाग दाहिने छोड़ देना है। सर्वोच्च दरवाजा वही बनेगा जिसको हम भल्लाट द्वार कहते हैं। भल्लाट देव की कृपा से यहाँ सर्व सुख आपको प्राप्ति होगी। हम अब पूर्व दिशा के ओर जाना चाहेंगे। पूर्व दिशा में यदि हम जी जो 8वां जो बताया था क्या था, निर्धनता होती है, उसके 8वें का नाम क्या है? दिति। अब हम पूर्व दिशा के ओर यदि वो पूर्व फेस का घर है तो उधर हम फिर वही वो जो हमारे शास्त्रीय विधान है उसके अनुसार हम 9 भाग में बांटेंगे। पूरब की दिशा होकर के 9 भाग में बांटेंगे। 3 भाग पूरब बावें छोड़ देंगे और 5 भाग दाहिने छोड़ देंगे और जो चौथा भाग है उसमें हम यदि मुख्य दरवाजा बनाते हैं तो यहाँ भी सुख के वर्षा होगा। आइए हम शिखी से शुरू करते हैं पूरब ओर के घर की।
सिखी माने जो प्रथम घर आपने बावें साइड में पाया है, वहां यदि आप घर बनाते हैं, यदि मुख्य द्वार बनाते हैं तो अग्नि भय हमेशा बना रहेगा। ये आप दिमाग में भर के रखिए। यदि दूसरा प्रकोष्ठ में आप दरवाजा बनाते हैं तो अधिक कन्या के जन्म होगी, ये आप दिमाग में भर लीजिए। पूर्व के दिशा में यदि दरवाजा बनाया जा रहा है, मुख्य दरवाजा दूसरे प्रकोष्ठ में बनाया जाएगा तो निश्चित रूप उस दरवाजा का नाम पर्जन्य होगा और वहां अधिक कन्या संतान के जन्म की योग बनता है। हम तीसरा घर की बात करेंगे, जिसका तीसरा प्रकोष्ठ का, जिसको हम जयंत कहेंगे। जयंत वाले प्रकोष्ठ में यदि हम दरवाजा बनाते हैं पूर्व दिशा में, जो तीसरा नंबर के प्रकोष्ठ है, तो धन बहुत आता है, धन उसमें आता है और अच्छी बात मानी जाती है। फिर हम चौथा घर पर चलेंगे, जिसको इंद्र कहते हैं। जिस तरह हम पूरब की दिशा में चौथा मुख्य दरवाजा को भल्लाट बताए हैं, उसी तरह पूर्व की दिशा में जो हम दरवाजा का निर्माण करेंगे उसको हम इंद्र कहेंगे। और राजा जैसे प्रसन्नता प्राप्ति होती है, सारे सौभाग्य, सारे समृद्धि, सारे सुख, सारे वैभव आप ये चौथा नंबर के प्रकोष्ठ वाले स्थान पर यदि दरवाजा बनाते हैं तो आप प्राप्त कर लेंगे। और इसीलिए यदि आप पूर्व दिशा में आप परिकल्पना करते हैं मुख्य द्वार का, तो इंद्र में करें। इंद्र के पहले आप जयंत में भी कर सकते हैं, मगर जयंत से इंद्र और अच्छा हो। चलिए हम अब पंचम स्थान के बारे में बात करते हैं। पंचम स्थान को हम सूर्य कहते हैं, पंचम प्रकोष्ठ को हम सूर्य कहते हैं। अब हम राइट आ गए, दाहिने ओर आ गए। राइट में जो हम 5 भागों में 5 प्रकोष्ठ को छोड़े हैं, उसका पहला प्रकोष्ठ को हम आपसे बात कर रहे हैं, इसका नाम है सूर्य। यहाँ यदि हम दरवाजा बनाते हैं, मुख्य द्वार बनाते हैं, तो वह परिवार में क्रोधीपन रहेगा, सब क्रोध करेंगे, थोड़े थोड़े बात में नाराज हो जाएंगे, एक दूसरे टकराहट तनाव की स्थिति पैदा करेंगे। तो ये हम इस दरवाजे के बारे में हम ध्यान में रखेंगे कि सूर्य नामक स्थान पर प्रकोष्ठ में, कुष्ठ में यदि हम दरवाजा बनाते हैं मुख्य द्वार, तो आदमी उस परिवार में सब क्रोधीपन में जुड़ा रहेगा। अब हम 6वां घर में आते हैं, जिस घर के नाम सत्य है। सत्य नामक प्रकोष्ठ में यदि आप दरवाजा बनाते हैं तो आप निश्चित रहिए उस घर में सारे के सारे व्यक्ति झूठ बोलने वाले मिलेंगे, सारे के सारे व्यक्ति झूठ बोलते हुए नजर आएंगे। अब हम 7वां घर के बारे में बात करते हैं। 7वां घर को हम वृक्ष कहते हैं। यदि यहाँ दरवाजा बनाया जाता है, मुख्य द्वार बनाया जाता है, जो दक्षिण की ओर बन रही है, तो इस परिवार में क्रूरपन दिखाई देता है। इस परिवार के व्यक्ति के स्वभाव जो है क्रूरपन से जुड़ा होता है। हम चलते हैं अष्टम प्रकोष्ठ में। अष्टम प्रकोष्ठ के नाम नभ है, और यदि इस जगह हम दरवाजा बनाते हैं तो इस परिवार के व्यक्तियों में चोरी की प्रवणता रहती है। आइए हम 9वां घर में चलते हैं, जो एकदम अग्निकोण में पहुंच रहा है। इसका नाम है अनिल। और अनिल वाले घर के जो आदमी है, अत्यंत शत्रुता उत्पन्न करने की स्थिति बनता है, क्योंकि अग्निकोण में ये दरवाजा है। और चूंकि पूरब के ईस्ट फेस के घर की सबसे दक्षिण वाली है, तो यहाँ जो है ये एक अनिल वाले प्रकोष्ठ में बच्चे भी बहुत कम होते हैं। कभी कभी निसंतान परिवार होता है, कभी कभी माने बहुत अधिक शत्रु और शत्रुतापूर्ण परिस्थितियों के साथ वो अपने जीवन को निर्वाह करता है। क्योंकि आप अग्नि से परिचित हैं, इसके पहले मैंने अग्नि से संबंधित मैं कई बातें कर चुका हूं। कल भी बात किया था कि भाई अग्नि के सानिध्य में रहने से तपन होगी, तपन माने जलन होगा, जलेगा आदमी, तो भाई यहाँ ये स्थिति पैदा होगा। अब हम दक्षिण की दिशा में ऐसे ही हम चलते रहेंगे, तो हम ये यहाँ आपको समय अभाव है, हमको और विषय की बात करनी है। यहाँ भी वही आप यदि दक्षिण हो जाए तो 3 बावे छोड़ दें, लेफ्ट में 3 छोड़ दें और दाहिने 5 छोड़ दें। चौथा जो स्थान है वो गृह स्थान कहा जाता है। यहाँ सुख समृद्धि प्राप्ति होती है, मगर चौथा जो स्थान है वो सौभाग्य देता है।
तो आपको चौथा स्थान पर दरवाजा, यहाँ मुख्य दरवाजा बनाना चाहिए। यदि चौथा स्थान के दरवाजा बनाते हैं तो यहाँ भी मुख्य द्वार, तो यहाँ भी सुख की वर्षा होगी, समृद्धि की वर्षा होगी, सारे सुख, सारे समृद्धियां प्राप्त करेंगे। दक्षिण दिशा के निर्माण में आपको चौथा के बारे में बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। चौथा वाले जो कुष्ठ है, आपको दरवाजा यदि उसमें बनाते हैं तो अधिकतर समस्याओं से, दक्षिण दिशा के जो समस्याएं हैं उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। हम इसी क्रम में आपसे पश्चिम दिशा के बारे में थोड़ा बात करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत थोड़ा समय है और मुझे और कुछ बातें करनी है। हमारे सर जी के आदेश है कि आज वास्तु की शेष क्लास है, तो मैं आपसे इस विषय को थोड़ा जल्दी इसको निपटाना चाहते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, इसके विश्लेषण में तो घंटों लग जाएगा। तो हम थोड़ा पश्चिम दिशा के बारे में आपसे बात कर लें। पश्चिम दिशा में यदि हम, फिर वही स्थिति यहाँ भी है। पश्चिम दिशा में आपको बावें, लेफ्ट की ओर तीन प्रकोष्ठ छोड़ना है और राइट की ओर 5 प्रकोष्ठ छोड़ना है। तो प्रथम प्रकोष्ठ जो आप लेफ्ट से, बावें से छोड़ेंगे, उसको हम पितृगर्भ कहते हैं। यहाँ भी आप समझ पा रहे हैं, दक्षिण पश्चिम के कोना है। दक्षिण पश्चिम के कोना बहुत भारी होना चाहिए। और यहाँ यदि आप दरवाजा, मुख्य द्वार दरवाजा कर देते हैं तो बंधु, आप जो भी छात्र जुड़े हैं, आप लोग एक बात अच्छे से दिमाग में भर लीजिए। जहां भी निर्माण का दक्षिण खुला पड़ा है, मैं दक्षिण निकसार है, दक्षिण आदमी निकल रहा है, उस परिवार के सारे सुख, समृद्धि, सौभाग्य उस रास्ते से बाहर चला जाता है। शास्त्र भी कहता है कि भाई दक्षिण जो दरवाजा है वो सारे विनाश करने के विषय है। यदि किसी जमीन का पश्चिम मुखी घर या दक्षिण मुखी घर का दक्षिण पश्चिम जो नैऋत्य कोण है, वहां यदि मुख्य दरवाजा है, मुख्य द्वार है, ये तो खुला पड़ा है, तो आप निश्चिंत रहिए, उस परिवार में जो भी आय होगा, जो भी कुछ मिलेगा, सारे के साथ साफ हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। धीरे धीरे साफ होने वाला स्थिति पैदा करता है। तो ये ज्ञान रखने योग्य बात है। वास्तु सम्मत सिद्धांत यह है कि दक्षिण को हमेशा ढका रहना चाहिए, दक्षिण बंद होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम के नैऋत्य में किसी भी हालत में दरवाजा नहीं होना चाहिए। यदि दरवाजा होगा तो आप इस बात को दिमाग में भर के रखिए कि वहां कुछ नहीं बचेगा। सुख, समृद्धि, सौभाग्य, धन, जो एक परिवार, एक व्यवस्था के लिए आवश्यक विषय है, सब उस रास्ते से निकल जाएगा, कुछ नहीं बचना है। हम दूसरा प्रकोष्ठ के बारे में बात करेंगे। यदि हम दूसरा प्रकोष्ठ बावें साइड की बात करते हैं तो उसको हम दीवारी कहते हैं। उस नाम को वो शत्रु वृद्धि करता है, दुश्मन को बढ़ाता है। नैऋत्य कोण के ठीक सटे यदि आप दूसरा वाला प्रकोष्ठ की बात करते हैं तो शत्रु वृद्धि करता है, दुश्मन बढ़ाता है। इसलिए वहां दरवाजा यदि आप लगाएंगे मुख्य द्वार, तो दुश्मनों की वर्षा होगी और एक दिन उस परिवार के व्यक्ति को या तो दुश्मनी से लड़के ठंडा हो जाना पड़ेगा या तो छोड़ के भाग जाना पड़ेगा, दो में एक को। चलिए हम तीसरे प्रकोष्ठ की चर्चा करते हैं, जिसको हम सुग्रीव कहते हैं। सुग्रीव वाले जो प्रकोष्ठ है, पुत्र और धन की अप्राप्ति होता है, माने वहां पुत्र भी कम होता है, धन भी कम होता है। ये थोड़ा समस्या तीसरे वाले घर में है। आइए चतुर्थ घर की चर्चा करते हैं। जैसे हमने उत्तर में भल्लाद की चर्चा किया, उसी तरह जैसे हम पूर्व में इंद्र के, मैं चौथा घर इंद्र राजा की प्रसन्नता की चर्चा किया, जैसे हम दक्षिण में गृहाक्षत की चर्चा किया, उसी तरह पुष्पदंत की चर्चा मैं करना चाहूंगा। आप लोगों से एक विशेष निवेदन है कि आप जब पश्चिम संरचना, वास्तु सम्मत संरचना के निर्माण करने जा रहे हैं तो पुष्पदंत नामक, माने चौथा घर जो है, चौथा प्रकोष्ठ जो है, वहां दरवाजा बनाइए। यदि वहां मुख्य द्वार बनाते हैं तो पुत्र, धन, बल की वृद्धि हो, पुत्र बढ़ेगा, अधिक से अधिक संतान प्राप्ति होगी, बल प्राप्ति होगा, शक्ति प्राप्ति होगी और वृद्धि योग भी बनेगा, बहुत धन की प्राप्ति होगी। तो यदि पश्चिम मुखी घर है तो पुष्पदंत नामक
स्थान माने प्रकोष्ठ में ही आप दरवाजा का निर्माण करिए। हम पांचवा दरवाजा, पांचवा प्रकोष्ठ के बारे में बात करना चाहेंगे। इसका नाम बड़ू है। पांचवा प्रकोष्ठ में भी यदि आप मुख्य द्वार बनाते हैं तो यहाँ भी धन संपत्ति की भरमार लगने वाली, ये भी अच्छी बात मानी जाएगी। तो हम ये 1 2 3 4 चौथा और पांचवा ये दोनों को हम प्रीफर करते हैं। यदि पश्चिम मुखी घर बना रहे हैं तो चौथा तो सर्वोच्च, पांचवा भी उससे कम नहीं, बड़ो धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। तो चौथा और पांचवा प्रकोष्ठ में यदि हम दरवाजा बनाते हैं तो सुख, समृद्धि, सौभाग्य, निरोगता इत्यादि 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 सारे कुछ हम प्राप्ति पश्चिम दिशा के मकान में भी कर सकते हैं। हम छठवा जो घर है शास्त्रानुसार उसका नाम अशुभ है। यहाँ हमेशा राजा के दरबार, कानून से संबंधित समस्याओं में आपको उलझना पड़ेगा यदि यहाँ आप दरवाजा बनाते हैं। तो यदि छठवा घर के नाम लेते हैं तो इसको हम शोक करते हैं। शोक वाले प्रकोष्ठ में यदि हम मुख्य दरवाजा बनाते हैं तो धन का क्षय निश्चित है, धन की विनाश होता रहेगा, धन जाता रहेगा। सातवा अष्टम गृह जो है उसका नाम है पाप क्षमा। यहाँ यदि हम मुख्य द्वार बनाते हैं तो हम लोगों को आमंत्रण करते हैं। पश्चिम मुखी घर के अष्टम वाले जो प्रकोष्ठ है दाहिना, वहां यदि दरवाजा बनाते हैं तो बीमारी ईश्वर कृपा से रुक नहीं सकता, बीमारियां उस घर में होता रहेगा। नौवा घर जो फिर हम रोग पर जाएंगे, जो उत्तर दिशा के प्रथम घर था, अब इधर पश्चिम दिशा के भी प्रथम घर है, वहां मृत्यु और बंधन की योग बनता है। हमारे मुख्य द्वार के विषय में जिन बातों को आपके साथ हमने अभी तक विवेचना किया उस पर मैं फिर आपसे एक बार उसको रिवाइज करना चाहूंगा। मूल भित्ति को आप 9 भागों में बांटेंगे। 9 भाग में बांट करके 3 भाग बाएं लेफ्ट को छोड़ेंगे, 5 भाग दाहिने राइट को छोड़ेंगे, और जो शेष बचा माने जो चौथा भाग बचा उसमें ही उत्तर के भी निर्माण होना चाहिए, उसमें ही पूरब के भी निर्माण होना चाहिए, उसमें ही दक्षिण के भी निर्माण होना चाहिए, और उसमें ही पश्चिम की भी निर्माण होना चाहिए। यदि ऐसा आप निर्माण करते हैं तो निश्चित रूप से आपने जो एक स्टैंडर्ड वास्तु के निर्माण किया था, और आप एक स्टैंडर्ड वास्तु में जिस प्रकार से विभिन्न विषयों का समायोजन किया था, और जिस प्रकार से आप विभिन्न स्थानों पर उस निवास में रहने वाले व्यक्ति कनिष्क या वरिष्ठों का स्थान दिया था, उन सबों के साथ मुख्य द्वार की जो सुखद शक्ति है वह उस वास्तु को सौभाग्य से लबालब करेगा, आनंद से भरपूर करेगा, धन से भरपूर करेगा, समृद्धि से भरपूर करेगा। मैं इस वास्तु के मुख्य द्वार का वर्णन करते हुए आप लोगों से जो चर्चा करना चाहता था वो ये कि अब आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि मुख्य द्वार का ही कारण है कि कुछ व्यक्ति जेल में होते हैं, कुछ परिवार में महिलाओं के विभिन्न प्रकार की बातें आती हैं, कुछ परिवार में हमेशा बीमारियां रहती है, कुछ परिवार में क्रोध और रोज झगड़ा करने की प्रवृत्ति बनता है, कुछ परिवार विनाश के कगार पर है, कुछ परिवार के धन के बाद भी वो परिवार धीरे धीरे विनाश की ओर जाता रहता है, उसके पास धन नहीं रुकता। यदि आप वास्तु का मुख्य द्वार के विषय को एक बार देख लें, माने आप एंटर करने से पहले यदि वास्तु का कोई भी सफल वास्तु शास्त्री ये काम करता है, उस गृह में उस वास्तु में प्रवेश करते पहले उस दरवाजा को जान जाता है कि किस स्थान पर है, और उस स्थान को देखते ही और उस परिवार के साथ बैठते ही वो इनको कहना नहीं पड़ता, वो अपने ही बता देता है कि भाई तुम्हारे यहाँ शोक के वातावरण है, तुम्हारे यहाँ सब बीमार ही बीमार है, तुम्हारे यहाँ कुछ रुकता नहीं होगा। ये जो ज्योतिषीय आकलन है वो केवल आप उसके मुख्य द्वार का स्थान देखकर ही आप निर्णय कर सकते हैं। आइए इस विषय को और गहराई से अध्ययन करें, और गहराई से अध्ययन करने के बाद आगे वास्तु निर्माण में
मुख्य द्वार की परिकल्पना को व्यवस्थित ढंग से समझ करके स्थापित करें और उस वास्तु या उस निर्माण में रहने वाले व्यक्ति को खुशहाल देखें और व्यवस्थित वास्तु के साथ ही हमारे भारतीय विधा, प्राचीन विधा का, इस वास्तु शास्त्र का परचम आप लहराएं। आइए हम वास्तु के ये मुख्य द्वार का स्थापन के बाद आपके साथ कुछ और बात शेयर करना चाहेंगे। आपको हमने बताया, अभी उस विवेचना में भी ये बात को रखा कि नैऋत्य कोण को कभी भी खुला रखा नहीं जाना चाहिए। यदि नैऋत्य कोण मतलब दक्षिण और पश्चिम के कोण किसी आदमी के घर खुला है, उधर यदि बरंडा है या खुला कुछ जमीन पड़ा है, उसको यदि वो कवर नहीं किया है या उसी रास्ते में दरवाजा पड़ा है, तो निश्चित रूप से उस परिवार में धन नहीं रहेगा, उस परिवार हमेशा अस्त व्यस्त रहेगा। और इसलिए एक वास्तु शास्त्री के रूप में हमारे वास्तु सिद्धांत ज्योतिर्विदाभरणम के अनुसार नैऋत्य कोण को हमेशा ढके रखने के हमें प्रयास करना पड़ेगा। और नैऋत्य कोण में ये प्रयास हो कि वो मास्टर रूम के रूप में व्यवहार हो, उसके दक्षिण दिशा में जंगला वगैरह में दक्षिण के प्रवाह जितना कम हो उतना शुभ माना जाता है। तो जंगला तो लगे मगर जंगला अधिकतर समय बंद रहे, इस पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। यदि आप ऐसे करते हैं तो वह निर्माण जो है सारे सौभाग्यों से परिपूर्ण होगा और वास्तु की सारे सुखद स्थिति उस घर के साथ प्राप्त होता रहेगा। हम बारह मिहिर के एक श्लोक का यहां विवेचना करना चाहेंगे। बारह मिहिर कहते हैं कि वायव्य कोण में यदि दरवाजा लगा है तो उस परिवार में धन जाएगा, उस परिवार की विकास अवरुद्ध होगा, उस परिवार में अकाल मृत्यु होगा और उस परिवार में कारावास माने बंधन, जेल जैसे परिस्थितियां की उत्पन्न होगी। ये तो उस ज्योतिर्विदाभरणम में भी है। बड़ा मिहिर भी यही बात करते हैं अपने श्लोक में कि भाई पूरब और उत्तर के कोना में आप किसी भी हालत में, ना पूरब साइड में ना उत्तर साइड में, कॉर्नर वाला में आप दरवाजा बनाएंगे। यदि आप दरवाजा, मुख्य दरवाजा वहां बनाते हैं तो आप उस परिवार में मृत्यु तुल्य कष्ट, बंधन माने जेल इत्यादि इत्यादि का सामना होते देखेंगे। हम बराह मिहिर का इस बातों को और नैऋत्य कोण का ढके रहने वाले विषय को आप लोगों का दृष्टि आकर्षण करना चाहेंगे। एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, ज्योतिष में विभिन्न ऋषियों के अपने अपने सिद्धांत हैं और हम ज्योतिषी उस सिद्धांतों को प्रयोग में लाते हैं। वास्तु में जिन बातों को हम आपसे चर्चा कर रहे हैं ये विभिन्न ग्रंथों में श्लोक के रूप में, ऋचाओं के रूप में वर्णन है, तो हम इसको उस रूप से नहीं ला सकते जिस रूप से ज्योतिष लाता है। ज्योतिष एक सिद्धांत के आधार पर चलता है, ये ऋचाओं के माध्यम से हमारे सामने इन विषयों को रखा जाता है। यदि आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वास्तु को समझें, पाश्चात्य वास्तु को यदि आप समझें, पाश्चात्य वास्तु को यदि आप समझेंगे तो आपको ये जो हम आपको संरचना अभी बता रहे थे ये तो हमारे शास्त्र में भी है, मगर ये प्यूरिफाइड पाश्चात्य वालों ने ही, वेस्टर्न वास्तु वालों ने ही किया है। विभिन्न प्रकार के विश्लेषण के बाद, उसका एप्लीकेशन के बाद उन लोगों ने जब उसको सटीक पाया है, उसको जब वो समझा है कि दैट आर करेक्ट एंड परफेक्ट, देन वो इस विषय को अपने शास्त्रों में स्थान दिए हैं और उसका प्रयोग में लाते हैं। आज विज्ञान के युग है, विज्ञान उन विषयों को मानता है जो आंख से वो देखता है ये सही है। हम और आप भी जब हम वास्तु प्रयोग में जाते हैं और उन विषयों को जब हम देखते हैं कि इसमें सारी सच्चाइयां लुकायित है,
तब हमारे ऋचाओं का, हमारे वेदों की ऋचाओं का, हमारे मत्स्य पुराण के ऋचाओं का, हमारे महाभारत या नारद पुराण के ऋचाओं का, हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण की ऋचाओं का, या और जहां जहां भी वास्तु से संबंधित श्लोक है, ऋचाएं हैं, उन सबों को जब हम पढ़ते हैं तो इन विषयों को हम बहुत गहराई से देखते हैं और उनका एप्लीकेशन, उनका प्रयोग हम करते हैं, और हमको इन सब बातों को गहराई से याद करते हुए वास्तु संबंध विषय के साथ हमको वास्तु निर्माण की ओर आगे बढ़ना चाहिए। हम आपको वास्तु से संबंधित विषय में एक बात और बताना चाहेंगे, जो अभी की विषय नहीं है, मगर आगे इस विषय को आपको जब आप परिपक्व हो जाएंगे, साल 2 साल बिता लेंगे, 2-4 साल बिता लेंगे, तो एक बात आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। इसलिए कि जब ये बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें बहुत विद्वान आदमी है, बहुत विद्वान है, और उन विद्वानों का दुनिया में आपको कुछ बातों को याद रखना पड़ेगा। ये तो हम भारतीय वास्तु से संबंधित विषय आपके सामने रखे हैं, इसलिए कि ये एक सामान्य समझ है, और आप चूंकि छात्र हैं और इन समझों के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे, ताकि आपके अंदर उत्साह बढ़ेगा और आप इस विधा में आकर के निदान करेंगे और उपचार भी करेंगे, आप निर्माण भी कर देंगे। मगर आपको आगे चल के जो बात आपके दिमाग में रखना होगा वो है दिशांतर, दिशांतर रेखाओं, अक्षांश रेखाओं और पृथ्वी का विद्युत चंबकीय अक्ष को ध्यान में रखते हुए वास्तु नियमों के अनुरूप यदि निर्माण किया जाए तो वह मकान या वह कारखाना अधिक सफल सिद्ध होंगे। ये वैज्ञानिक विषय है, जो आगे चल के जब आप 2-4 साल इसमें रम जाएंगे, बस व्यवस्थित हो जाएंगे, तो आपको इस विषय को, जैसे दिशांतर रेखा जो है, अक्षांश रेखा जो है, पृथ्वी के अंदर जो मैग्नेटिक एक्टिविटीज है, इन सब विषयों को आप ध्यान में रखते हुए वास्तु का इन सिद्धांतों को भी आप इसमें समायोजन करेंगे, तब जाके एक उच्च स्तरीय विषय पर, उच्च स्तरीय दुनिया में आप प्रवेश करेंगे, और वहां जो है वहां आप एक सफलतम दुनिया की स्थिति, एक वास्तु, वैज्ञानिक वास्तु के रूप में आप स्थापित होंगे। परंतु आज चूंकि आप इस क्षेत्र के ABCD कर रहे हैं, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि ABCD करते आप XYZ चले, अभी कुछ समय की जरूरत है, और उसके बाद ये अक्षांश देशांतर रेखा, उसके बाद पृथ्वी का जो चुंबकीय शक्तियां हैं, इसके अक्ष के बारे में और विषयों के विषय में जब गहन अध्ययन करेंगे, तो उसके बाद आपको इसमें आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप वास्तु में और आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ अनन्य चीज करने में सक्षम होंगे। हम आपसे एक बात पहले भी किए हैं, अभी भी ये करना चाहते हैं कि दक्षिण दिशा में जो आपके दक्षिण में यदि ऊंचा, जैसे बड़े बड़े पेड़ हैं, उच्च निर्माण है, 2 महला 3 महला बिल्डिंग है, या पहाड़ वगैरह है, तो ये आप समझ के चलिए कि उस वास्तु अपने आप में व्यवस्थित रहता है। उसमें यदि कुछ कमियां भी रहती है, मगर दक्षिण की दिशा में जब भारी हो जाता है, दक्षिण की दिशा में जब दक्षिण के प्रवाह आना रुक जाता है विभिन्न कारणों से, जैसे बड़े बड़े पेड़ या बड़े बिल्डिंग या पहाड़ों की बात किया जाता है, तो दक्षिण के वो सब दूषित तत्व इधर आता नहीं है, और उससे हम उस पूरे वास्तु हम व्यवस्थित देखते हैं। तो यदि ऐसे हम दक्षिण दिशा की परिकल्पना योजनाओं को समझें, और यदि हमको लगता है कि दक्षिण में सब ऊंचा निर्माण है, पेड़ पौधा है, या और कुछ हो जो इस घर से भी ऊंचा है, तो आप अपने आप को सौभाग्यवान माने कि दक्षिण दिशा की ओर से हमारे जो नुकसान होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ना नहीं होने वाला, वो सुखद बात है। हम आप लोगों के सामने 2 छोटा विषय और चर्चा करना चाहेंगे। वास्तु सम्मत गृह निर्माण के बाद अक्सर आदमी पूछता है कि गुरुजी किधर सर करके सोया जाए, पूरब सोया जाए, पश्चिम सोया जाए, उत्तर सोया जाए, दक्षिण सोया जाए। चिकित्सा विज्ञान और हमारे ऋषि परंपरा, हमारे
अध्यात्म शास्त्र, वर्तमान जो हमारे विज्ञान भी है, जिसको आप बायोफिजिक्स कहते हैं, सारे कुछ ये बात को स्वीकार करता है कि हमारे शरीर में, खून में बहुत अधिक मात्रा में लोहा मिलता है। और विज्ञान ये बात को मानता है कि दक्षिण दिशा में एक चंबुक लगी हुई है, जिस चंबुक को हम बायोमैग्नेट कहते हैं, जैव चंबुक हम उसको शायद हिंदी में कहते हैं। तो चंबुक के काम है पृथ्वी को अपने ओर आकर्षण करना, खींचना। क्योंकि पृथ्वी में जो लोहा है, जो लोहा का हिस्सा है, उसको खींचने के काम चंबुक करता है, जो बायोमैग्नेट करता है। जो चंबुकीय ध्रुव जो है दक्षिण में, वो उसके काम करता है। यदि आप सुनिद्रा चाहते हैं, अच्छा निद्रा चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि व्यक्ति को दक्षिण दिशा में सर करके सोया जाए। क्यों सोया जाए, इसको थोड़ा आप समझिए। जब आपको पता है, विज्ञान कहता है कि मस्तिष्क में सबसे अधिक खून है। पेट के बीच सीना में एक स्थान है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम के ऊपर भी शरीर के कुछ अंग है जिसमें खून के प्रवाह बहुत अधिक होती है। खून के प्रवाह माने लोहा के प्रवाह, आयरन। जब किसी व्यक्ति को हम दक्षिण सर करके सुलवाते हैं, तो जो बायोमैग्नेट है, जो दक्षिण में जो खींच रहा है उस लोहा को, होता यह है कि जब व्यक्ति दक्षिण सर करके सोता है, तो हमारे मस्तिष्क और हमारे मस्तिष्क के आसपास के जो खून का सबसे अधिक प्रवाह शरीर की है, और उसमें जो लोहा के सबसे अधिक हिस्सा है, वह बायोमैग्नेट के प्रभाव में आता है और व्यक्ति को जबरदस्ती वो नींद के आवेग में सुला देता है। इसलिए दक्षिण दिशा में सोना बहुत आसान होता है। यदि कोई व्यक्ति दिमागी स्तर से डिस्टर्ब है, यदि कोई व्यक्ति सो नहीं पा रहा है, या यदि कोई व्यक्ति हमेशा चिंतामग्न रहता है, तनाव में होता है, विभिन्न प्रकार के अशांतियों का सामना करते हुए आदमी पाए जाते हैं, विशेषकर मस्तिष्क रोग से संबंधी जो हॉस्पिटल वगैरह है, जिसको आप पागलखाना कहते हैं, वहां भी व्यक्ति को इस थ्योरी की पालन कराया जाता है। औषधि के साथ उनको दक्षिण सर पर ही सुलाया जाता है। कुछ प्रकृति भी काम करता है, ये प्रकृति के काम है, ये नेचर अपना एक्टिविटीज करता है, और यही वजह है कि व्यक्ति बड़ी आसानी से सो जाता है। एक वास्तुशास्त्री के रूप में आपसे यदि कोई राय मांगता है कि किस ओर सर करके सोया जाए, तो आप बेहिचक विज्ञान सम्मत थ्योरी के अनुसार व्यक्ति को दक्षिण सर करके सोने के लिए ही कहेंगे। हम अब थोड़ा कल सर जी उत्तर दिशा की भी चर्चा कर रहे थे, उत्तर दिशा के बारे में भी बात करना चाहेंगे। पहले दिन की चर्चा में मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल की चर्चा किया था, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बारे में बात किए थे। आप अभी तक से जान चुके हैं कि दक्षिण ध्रुव में बायोमैग्नेट में एक जैविकीय चंबुक लगी हुई है, भगवान के चंबुक, जो पृथ्वी को अपने ओर खींच रहा है। ठीक उत्तर दिशा में इस तरह की कोई चंबुक नहीं है। कोई व्यक्ति यदि उत्तर दिशा में सोता है, तो सोने के क्रम में उसके जो मस्तिष्क में या उसके शरीर के ऊपरी हिस्सा में जो खून के प्रवाह है, वो किसी दबाव में नहीं होता। दक्षिण में तो दबाव रहता है, खिंचाव रहता है। उत्तर न दबाव होता है, न खिंचाव रहता है। इसलिए व्यक्ति कतई सुनिद्रा नहीं ले सकता। चूंकि ब्रेन मस्तिष्क में दबाव रहता है खून का, चूंकि सर्कुलेटरी सिस्टम माने रक्त संवहन तंत्र की जो व्यवस्थाएं हैं, उनके तहत खून की बहुत अधिक सप्लाई ब्रेन में होता है, ब्रेन को जाता है। तो जब उत्तर दिशा में कोई प्रेशर में कोई दबाव नहीं होता है, खिंचाव नहीं रहता है, तो वो स्वाभाविक रूप से ब्रेन के विभिन्न जो खून के सूक्ष्म नसें, जिसको हम आर्टरी कहते हैं, ब्रेन के विभिन्न हिस्सों में खून के प्रवाह बढ़ा रहता है। किसी भी प्रकार की कोई न्यूट्रल फेस होता है उधर उत्तर की दिशा में, तो व्यक्ति के दिमाग जो है वो अस्त-व्यस्त होता रहता है, दिमाग संतुलित नहीं रहता है। और यही वजह है कि उत्तर दिशा में सोने वाले व्यक्ति विभिन्न प्रकार के सपना देखते हैं, विभिन्न प्रकार के भय की स्थिति पैदा होती है। वो आधा सोना और आधा जगने वाली स्थिति में रहते हैं।
सुनिद्रा की तो कल्पना ही आप नहीं कर सकते। वो व्यक्ति हमेशा तनाव में होता है, क्योंकि रात में सुनिद्रा नहीं होती, इसलिए दिन में भी वो हमेशा तनाव में होता है, छटपटाहट में रहता है। लगातार यदि इस तरह के वो आदमी बना रहता है तो विभिन्न प्रकार के रोगों के साथ उनकी भेंट होती है। चिकित्सा विज्ञान की है, यदि किसी व्यक्ति का हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है या कुछ इस प्रकार के सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस माने दिक्कतें हैं, और यदि वो उत्तर दिशा में सो रहा है, काफी संभावना है कि सेरिब्रल स्ट्रोक, जिसको ब्रेन के नसें फटना कहा जाता है, उस तरह की स्थिति पैदा हो सकती होती है। इसलिए ब्लड प्रेशर से संबंधित मरीज या खून के विशेष प्रकार की बीमारी, जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह इत्यादि इत्यादि वाली जो बीमारी है, और सब मिला के खून से संबंधित बीमारियों के जो मरीज हैं, उनको किसी भी हालत में उत्तर दिशा में नहीं सोना चाहिए। हम उत्तर दिशा के विषय में आपसे अभी विचार किया, आप समझ गए होंगे कि दक्षिण दिशा बहुत शुभ है, सुनिद्रा के लिए नहीं, सौभाग्य के लिए भी, और एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी दक्षिण दिशा शुभ है। उत्तर दिशा इसके लिए अनुपयुक्त है और उत्तर दिशा में सोने के लिए मना किया जाए। हम आपको पश्चिम दिशा की भी चर्चा करना चाहेंगे। यदि पश्चिम दिशा में आप सोते हैं, पश्चिम दिशा में सोने में आपको अब यह समझ में आ रहा है कि आप जब सर को पश्चिम करते हैं तो ध्रुवीय आकर्षण के कारण शरीर के आधा हिस्सा दक्षिण की ओर खींचता है और आधा हिस्सा उत्तर की ओर बना रहता है, वहां कोई खिंचाव नहीं रहता। इसलिए पश्चिम दिशा में भी सुनिद्रा की कल्पना आप नहीं कर सकते। पश्चिम की दिशा में सुनिद्रा की कल्पना आप कर ही नहीं सकते, इसलिए कि शरीर में एक विरोधाभासी शक्तियों का समावेश होता है। कोई इधर खींचता, कोई उधर खींचता, कोई उधर फ्री रहता है, कोई इधर दबाव में होता, और इन स्थितियों में पश्चिम की दिशा की निद्रा भी सुनिद्रा नहीं कही जा सकती। और इस दिशा में सोने वाले व्यक्ति भी विभिन्न प्रकार की दैनंदिन समस्याओं से रूबरू होते हैं। सुनिद्रा न होने की वजह से उनकी अपच होती है, खाना पचता नहीं है, और खाना न पचने की वजह से दूसरा दिन से एसिडिटी वगैरह वगैरह विभिन्न प्रकार के पेट से संबंधित विकार उत्पन्न होता है। लगातार सुनिद्रा न होने के कारण उनके शरीर चित्त मन में भी विभिन्न प्रकार के विकार की समावेश होते देखा जाता है। आप समझ गए होंगे कि पश्चिम दिशा में भी हम अपने वास्तु शिष्य को, वास्तु से संबंधित विषय का हमारे चेला को पश्चिम की दिशा में भी नहीं सुनाएंगे। पूरब की दिशा कुछ मामले में भाग्यवान है। कोई भी विषय कल्पना करने से पहले पूरब की दिशा को आपको समझना पड़ेगा। वो सूर्य की दिशा है, पहले से ही सकारात्मकता की भरमार है, इसमें बहुत अधिक शक्तियां, सकारात्मक शक्ति पूरब की दिशा में अनवरतः हमारे बीच में है। हम जानते हैं कि सूर्य ना हो तो फिर हमारे दुनिया में रहना संभव नहीं है। सूर्य नहीं है तो फिर पृथ्वी भी नहीं है, सूर्य नहीं है तो हमारे जीवन भी नहीं है। ये शब्दों के साथ आपको ये समझ में आ रहा है कि पूर्व दिशा जो है, सूर्य की दिशा जो है, वो समस्त स्वास्थ्य के कारक है, सकारात्मक शक्तियों के कारक है, सुव्यवस्थित दुनिया के कारक है। यदि हम पूर्व दिशा में सोते हैं तो आपको यह समझ, हमारी यह समझ है कि दक्षिण जो ध्रुव है, साउथ पोल का आकर्षण तो बना रहेगा अर्ध के ऊपर, आधा पर तो दक्षिण चलता रहेगा, वो तो खींचता ही रहेगा। परंतु जो उत्तर की दिशा की जो खिंचाव है वह पूरब दिशा में नहीं होता, यह नाम मात्र होता है। ये तो होता ही नहीं है, या तो नाम मात्र की खिंचाव रहता है। इसलिए पूरब की दिशा में आप 90% सुनिद्रा की कल्पना कर सकते हैं। सब मिला के यदि एक गृह में किस दिशा में सुनिद्रा संभव है तो आप दक्षिण की दिशा के प्रीफर करेंगे और उसके बाद आप पूरब की दिशा के प्रीफर करेंगे।
आपको एक बात बतावे, पश्चिम की दिशा में यदि आप बैठ के भोजन करते हैं तो विज्ञान भी ये बात को प्रमाण कर दिया है कि अपच होता है, खाने की रुचि कम हो जाती है, जो खाते हैं वो पचता नहीं है, पेट में एसिडिटी की शिकायत होती है। इसलिए पश्चिम की दिशा में विज्ञान भी इसको मान लिया है कि पश्चिम की दिशा में बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। तो पश्चिम की दिशा से हम अपने को परहेज करेंगे, अपने शिष्यों को भी परहेज कराएंगे, या हमारे पास तो जो ग्राहक है, कस्टमर है, अब तो इसको शिष्य नहीं बोला जा सकता, ये तो कंप्लीट साइंस हो चुका है, तो हम उनको मना करेंगे। पूर्व की दिशा भोजन के लिए सर्वथा उचित है, उत्तर की दिशा भी भोजन के लिए सर्वथा उचित है, दक्षिण की दिशा तो आप जानते ही हैं, दक्षिण की दिशा भोजन के लिए अनुपयुक्त है। वो एक विशेष समय पर ही दक्षिण की दिशा में भोजन के बारे में बात किया जाता है। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, दक्षिण की दिशा में यदि आप भोजन करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये प्रमाणित हो चुकी है कि दक्षिण की दिशा में भोजन करने पर वो भोजन जो है वो शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार ही सृष्टि करता है, पैदा करता है। इसलिए दक्षिण की दिशा में भोजन करने से भी हमें बचना चाहिए। सर समय है? हाँ हेलो सर, समय है? समय अब बहुत कम है। अगला हम लोग कल अच्छा। ये करें, गृह के विविध उपकरण पर कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद सर। आपने आज मुख्य द्वार की चर्चा किया और बताया कि वास्तु चक्र की चारों दिशाओं में कुल 32 देवता स्थित हैं, जैसे सिखी, पर्जन्य, जयंत, इंद्र, सूर्य, सत्य, भृष, अंतरिक्ष, अनिल, दीति, अदिति, भुजग, सोम, भल्लाट, मुख्य, नाग, रोग, पापक्षमा, शोष, असुर, पुष्यदंत, वरुण, सुग्रीव, दवारिक, पिता, मृग, भृंगराज, गंधर्व, यम, बृहच्छत, वितथ, पूषा इत्यादि जो 32 हैं, ये 32 देवता हैं। पूर्व जन्म में पूर्व दिशा में अगर भवन निर्माण हो रहा है तो जयंत, इंद्र और सूर्य को प्रधानता दी गई। जयंत स्थान पर द्वार बनाने से धन की प्राप्ति होती है, इंद्र के स्थान पर द्वार बनाने से राज सम्मान की प्राप्ति होती है, सूर्य के स्थान पर द्वार बनाने से धन की प्राप्ति होती है। इसमें कुछ मतांतर हैं। मतांतर से इस स्थान पर द्वार बनाने से क्रोध की अधिकता भी देखी जाती है। दक्षिण द्वार के विषय में आपने बताया कि बृहच्छत, यम और गंधर्व ये 3 द्वार अच्छे होते हैं। बृहच्छत में द्वार बनाने से धन की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। यम स्थान पर द्वार बनाने से धन की प्राप्ति, धन की वृद्धि होती है। गंधर्व स्थान पर द्वार बनाने से निर्भयता और यश की प्राप्ति होती है। पश्चिम में सुग्रीव, पुष्यदंत और वरुण को आपने प्रधान बताया और कहा कि सुग्रीव स्थान पर द्वार बनाने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पुष्यदंत स्थान पर द्वार बनाने से पुत्र तथा धन की प्राप्ति होती है। वरुण के स्थान पर द्वार बनाने से धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साथ आपने उत्तर में भल्लाट और सोम स्थान को प्रधानता दिया और बताया कि इस स्थान पर, भल्लाट स्थान पर द्वार बनाने से धन, धान्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। सोम स्थान पर द्वार बनाने से पुत्र, धन की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। इस तरह से द्वार स्थान पर हम लोगों ने विचार किया। कल हम लोग विचार करेंगे गृह के विविध उपकरण। खिड़की कहाँ होना चाहिए, दरवाज़ा कहाँ होना चाहिए, फ्रिज कहाँ रखना चाहिए, सीढ़ियाँ कहाँ होनी चाहिए,
इस तरह की चर्चा हम लोग करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम तो सब ओम सहनाववतु सहनौ शांत भुनक्तु सह वीर्यं शांत करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।